Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we are going to discuss natural radioactivity. याद रहे कि नेचुरल रेडियोएक्टिविटी का फिनोमेना हेनरी बेक्यूरेल नामी साइंटिस्ट ने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था, जिसके अंदर जो है वो यूरेनियम साल्ट को एग्जामिन कर रहे थे कि यूरेनियम साल्ट के ऊपर जब एक्सरे मारी जाती हैं तो विजिबल लाइट एमिट करता है, और अगर आप उसको धूप में विजिबल लाइट पे रखें तो उसको एक्सरे एमिट करना चाहिए। लेकिन फोटोग्राफिक फिल्म को जब उसने चेक किया और एग्जामिन किया तो देखा कि वहाँ पर जो निशानात थे वो एक्सरे के अलावा जो है एक्सरे नहीं बल्कि अल्फ़ा बीटा और गेमा 3 किस्म की रेडिएशंस के थे। तो मतलब है ये रेडियो एक्टिविटी नाम से ज़ाहिर है, रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन का निकलना, एक्टिविटी होना, रेडिएशन का एक्टिविटी होना, उनकी निकलना, डिके होना, इस तरह की टर्म है। तो रेडियो एक्टिविटी की टर्म उस वक्त फिर सामने आई, और रेडियो एक्टिविटी जो है इसके मुतालिक हमारा क्या कहना है कि ये क्या चीज़ है, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन है, spontaneous emission of radiation from nucleids having Z greater than 83। इस फिनोमिना को हम लोग जो है नेचुरल रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। किसने डिस्कवर किया था? हेनरी बेक्यूरेल ने। हेनरी बेक्यूरेल ने इनको डिस्कवर किया था। बहरहाल इसलिए इसकी जो एक्टिविटी है या रेडियोएक्टिविटी है, इसकी यूनिट भी बेक्यूरेल के नाम पे है, सिंबल कैपिटल B सब Q है, तो ये बेक्यूरेल जो है। तो बहरहाल अब इसमें होता क्या है, ये जो रेडिएशंस एमिट होती हैं ये किस किस्म की हैं? तो डियर स्टूडेंट 3 किस्म की रेडिएशन है। एक को हम अल्फ़ा कहते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल इज़ नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। दूसरी किस्म की जो रेडिएशन ऑब्जर्व की गई है वो है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल इज नथिंग दैट इज पॉजिट्रॉन या नेगेट्रॉन, पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। और तीसरे जो किस्म के पार्टिकल हैं वो गेमा पार्टिकल या गेमा रेडिएशंस हैं या रेज हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फोटॉन भी कह सकते हैं। तो ये 3 किस्म की रेडिएशंस जो हैं रेडियो एक्टिविटी के दौरान एमिट होती हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसे एमिट नहीं होते हैं, वो रिएक्शंस में होते हैं। वो भी डिपेंड करता है किस तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन पे हम बाद में जाएंगे। तो ये जो फिनोमिना है रेडिएशन का एमिट होना, और इन रेडिएशन की शनाख्त आपको पता होना चाहिए। अल्फ़ा रेडिएशन, अल्फ़ा रेज जो कि लो स्पीड पे होती हैं और मतलब है कंपैरेटिव टू बीटा और गेमा, और उनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत कम होती है, पेपर से भी मुश्किल से एयर में कुछ सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करते हैं। इसके बाद जो है उनकी आयोनाइजेशन की सलाहियत बहुत ज़्यादा है, पेनिट्रेशन की बहुत कम है, आयोनाइजेशन की इसलिए है कि इस पे चार्ज भी है और मैसिव भी है। तो जब किसी न्यूक्लियस से टकराता है तो कोलिजन करता है तो उससे इलेक्ट्रॉन हटा देता है, उसको आयोनाइज कर देता है। बीटा की स्पीड ज़्यादा है, पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है अल्फ़ा के मुकाबले में, आयोनाइजेशन पावर कम है। और गेमा की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है और आयोनाइजेशन पावर जो है वो बहुत कम है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके टेक्स्ट में दी हुई हैं, जस्ट रीड आउट कर लें। तो ये 3 किस्म की रेडिएशंस जो हैं वो एमिट होती हैं, और जब ये किसी न्यूक्लियस से एमिट होती हैं इसको हम कहते हैं सोडेज लॉ। सोडेज लॉ ये कहता है कि जब ये एमिट होती हैं तो उससे न्यूक्लियस जो है वो उसकी ट्रांसम्यूटेशन हो जाती है। वो न्यूक्लियस नहीं रहता, उसकी ट्रांसम्यूटेशन हो जाती है। ट्रांसम्यूटेशन मतलब है, अब हम ट्रांसम्यूटेशन की तरफ जाएंगे। यानी कि आफ्टर एमिशन ऑफ दीज टाइप ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एनी न्यूक्लियस जो है वो अपनी शनाख्त खो बैठता है। वो न्यूक्लियस उसका Z तब्दील हो जाता है बाई मैग्नीट्यूड 2, क्योंकि हीलियम का Z जो है चार्ज नंबर 2 है तो उसका चार्ज नंबर 2 मैग्नीट्यूड से कम हो जाता है, और वो नहीं रहता, वो डिके हो जाता है। हम कहते हैं कि ये डिके हो गया है, इसकी ट्रांसम्यूटेशन हो गई है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास, मैं पहले ट्रांसम्यूटेशन में पहले डिस्कस करता हूँ अल्फ़ा डिके को, कि अल्फ़ा डिके
क्यों होता, याद रहे कि ये रेडियो एक्टिविटी होती क्यों है, बार क्यों ये फिनोमिना हो रहा होता है। तो जो हैवी न्यूक्लियाइड्स हैं उनके अंदर वो अनस्टेबल होने की वजह से इस तरह की रेडिएशन एमिट करते हैं टू गेट स्टेबिलिटी, टू मेक देयर एनर्जी लोअर, अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ये काम करते हैं। तो बहरहाल तो अल्फ़ा डीके जो है ये क्या होगा, मिसाल के तौर पे एक न्यूक्लियस है जिसका नाम X है, मास नंबर A है, चार्ज नंबर Z है। तो उससे जब डिके होगा तो X क्या बन जाएगा Y, A में कितनी कमी आ जाएगी 4, Z में कितनी कमी आ जाएगी 2। तो ये हीलियम प्लस Q एनर्जी हीट भी एमिट होती है। तो ये आपके पास हीट की वजह होती है कि ये जो रिएक्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट का मैस रिएक्टेंट से कम हो जाता है, तो मैस का कम हो जाना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है। तो इस तरह का जो फिनोमिना है, इस तरह का जो प्रोसेस है जिसमें एक न्यूक्लियस X न्यूक्लियस Y न्यूक्लियस में तब्दील हो जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल इसकी दे दूं, यूरेनियम 238 जब अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करेगा, तो डियर स्टूडेंट ये अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करने से इधर 4 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, ऊपर 234, नीचे 2 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 90। अब 90 और 230, 90 किसका मैस चार्ज नंबर है, थोरियम का। तो ये जो है थोरियम में तब्दील हो जाएगा, थोरियम फिर बीटा एमिटर है, वो प्रोएक्टेनियम में तब्दील हो जाता है। तो इस तरह भी फिर प्रोएक्टेनियम गेमा एमिशन करने के बाद मजीद लोअर स्टेप, यानी कि एक पार्टिकल जब अल्फ़ा एमिट करता है तो अब वो नहीं रहता, बीटा फिर एमिट करके वो नहीं रहता, फिर गेमा एमिट करके रहता वो ये, लेकिन लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता। तो ये वो बीटा गेमा बाद में बताता हूँ। तो ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल दी है, किसकी एग्जाम्पल दी है मैंने, डेफिनेटली यूरेनियम 238 की एग्जांपल दी है, जो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, थोरियम। इस तरह और भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल हैं अल्फ़ा एमिटर की। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है आपसे, इस तरह का रिएक्शन एमसीक्यूज़ में आ सकता है जिसमें ये चीज़ मिस कर दी जा सकती है। फ़र्ज़ करें ये दे देगा, ये टर्म दे देगा, ये मिस कर देगा कि इधर आपने खुद फिर ऑप्शंस में ढूंढना होगा कि कौन सा जो है इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है। यानी कि ये 234 + 4 238, 90 + 2 92। तो जो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, इस तरह भी कह सकता है कि एक पार्टी ने कल 3 दफ़ा अल्फ़ा पार्टिकल एमिट की, तो 3 दफ़ा एक ही तो नहीं कर सकता, एक दूसरे में, दूसरा तीसरे में 3 दफ़ा एमिट हुए हैं। तो बहरहाल तो 3 दफ़ा पार्टिकल एमिट हुए हैं या 3 ही हुए हैं, तो फिर वो उस तरह के पार्टिकल एमिट होने से जो है वो उसकी नई शक्ल जो है, इधर फ़र्ज़ करें 3 हो गया, इधर अगर 3 पार्टिकल एमिट हुए हैं तो ये न्यूक्लियस क्या बन जाएगा, तो इधर 3 4 12 आपने माइनस करना होगा और इधर जो है 6 माइनस करना होगा और फिर नया एटॉमिक नंबर का नया न्यूक्लियस। तो ये एमसीक्यूज़ इस तरह आ सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये प्रोडक्ट दे दे, इसको मिस कर दे कि ये कौन सा न्यूक्लियस है, तो आपने बैलेंस करना होगा, नीचे ऑप्शन में मौजूद होंगे कि कौन सा बैलेंस आपको पता चल रहा होगा। तो ये आपके पास अल्फ़ा डीके है। अल्फ़ा डीके में बस आपको पता है एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में तब्दील हो जाता है, जिसको हम डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। मैस नंबर में 4 और चार्ज नंबर में 2 कमी आ जाती है। इसके बाद दूसरा जो है वो है बीटा एमिशन। डियर स्टूडेंट, बीटा एमिशन एक बहुत अजीब किस्म का मसला था कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन का निकलना। बीटा पार्टिकल इज़ नथिंग दैट इज़ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से निकलना, क्योंकि लोग स्पेशल थ्योरी और मुख्तलिफ बातों के हिसाब से इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव इलेक्ट्रॉन इन टू द न्यूक्लियस टू गेट रिवॉल्व। तो ये चीज़ें मुमकिन नहीं है न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होना। तो ये लोगों को बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तो बहरहाल इस पर जो है साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि ये जो बीटा एमिशन होती है, इसमें ये हो जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूट्रॉन जो है वो ब्रेक हो जाता है और वो प्रोटॉन बन जाता है, और मास और एनर्जी चार्ज कंजर्वेशन के लिए वो एक चार्ज पार्टिकल भी एमिट करता है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर बीटा एमिशन 2 किस्म की हैं, एक को हम कहते हैं नेगेटिव बीटा एमिशन और दूसरे को हम कहते हैं पॉजिटिव बीटा एमिशन।
अब नेगेटिव बीटा एमिशन या पॉजिटिव बीटा एमिशन का क्या मतलब है? नेगेटिव बीटा एमिशन से ये मुराद है कि जब एक न्यूक्लियस नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट करेगा देन व्हाट विल हैपन। तो याद रहे कि इसके अंदर फिजिक्स क्या है कि नेगेटिव बीटा पार्टिकल कब निकलेगा कि मिसाल के तौर पर न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में तब्दील हो गया। अब देखा जाए तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वायलेशन हो रही है, तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को जो है वायलेशन से बचाने के लिए यहाँ पर आपको एक बीटा पार्टिकल लाना होगा जिसका चार्ज नेगेटिव हो, ताकि यहाँ चार्ज ज़ीरो है तो +1 -1 ज़ीरो हो जाए। अब देखें अब इक्वेशन बैलेंस हो रही है, तो इसका मतलब है चार्ज और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, इधर एनर्जी भी कंजर्व नहीं रही थी, कम हो रही थी, तो ये एनर्जी और चार्ज कंजर्वेशन के लिए ये पार्टिकल जो है वो निकला, लेकिन फिर भी एनर्जी पूरी नहीं हो रही थी इसके कैलकुलेशन निकालने के बाद भी। तो वोल्फगैंग पॉली नामी एक साइंटिस्ट ने एक और पार्टिकल का कंसेप्ट दिया जिसको हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, कि एंटी न्यूट्रिनो जिसका ना मैस है ना चार्ज है, तो वो एनर्जी और स्पिन को कंजर्व करने के लिए निकला है। ये एनर्जी और चार्ज को कंजर्व करने के लिए, ये एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम यानी स्पिन को कंजर्व करने के लिए ये पार्टिकल निकला है। तो ये बात जहन में रखें कि नेगेटिव बीटा एमिशन से क्या मुराद है कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील हो जाएगा, प्रोटॉन में तब्दील होगा तो डेफिनेटली नेगेटिव बीटा पार्टिकल और साथ एंटी न्यूट्रिनो भी निकलेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि अंदर की कहानी क्या होगी कि नेगेटिव बीटा एमिशन से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि कार्बन जो है, या ये थोरियम की भी दे सकता हूँ। थोरियम आपके पास 234, ये जब ये बीटा पार्टिकल एमिट करेगा तो डियर स्टूडेंट आप खुद बताएं, जब एक पार्टिकल बीटा पार्टिकल नेगेटिव बीटा एमिट कर रहा है यानी कि उसके अंदर मौजूद न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन रहा है, तो आप बताएं कि न्यूक्लियन की तादाद में प्रोटॉन की तादाद बढ़ेगी या कम होगी? न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल चार्ज पार्टिकल बन रहा है, तो इसका मतलब है Z में +1 का इजाफा होगा, Z में +1 का इजाफा होगा। तो Z में जब +1 का इजाफा होगा तो ये इसको 1 का इजाफा करें तो ये क्या हो जाएगा 93, ऊपर मैस में कोई तब्दीली नहीं आएगी और ये फिर प्रोएक्टेनियम बन जाएगा। तो ये आपके पास थोरियम जो है, यानी कि अगर इस तरह की इक्वेशन में बनाता बीटा एमिशन के लिए, नेगेटिव बीटा एमिशन के लिए, तो क्या बनेगी? ये जो X न्यूक्लियस है ये Y में तब्दील हो जाएगा, A में कोई तब्दीली नहीं आएगी और Z में जो है एक इजाफा हो जाएगा जब नेगेटिव बीटा पार्टिकल विद एंटी न्यूट्रिनो जो है वो एमिट होगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग कि ये आपके पास बस ज़ाहिर बात है नेगेटिव बीटा पार्टिकल कब एमिट होगा? जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनेगा। जब प्रोटॉन बनेगा तो न्यूक्लियस में चार्ज नंबर में 1 का इजाफा होगा। तो इस तरह आपके साथ MCQs पूछे जा सकते हैं, कहें कि 3 बीटा एमिट हुए हैं, 4 एमिट हुए हैं, 2 अल्फा 3 बीटा एमिट हुए हैं, क्या हुआ होगा, फाइनल न्यूक्लियस क्या होगा? तो इस रिएक्शन से MCQs आ चुके हैं पास पेपर में, आप देख सकते हैं, इनको ज़रा फॉलो अप पे रखें। और इसी तरह ये एग्जाम्पल मैंने आपको कोट की। एक दूसरी एग्जाम्पल जो है वो है कार्बन 14। कार्बन 14 जो है ये बीटा एमिटर है, याद रखें कार्बन डेटिंग के लिए यूज़ होता है। 5600 ईयर इसकी हाफ लाइफ है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन है, ये आइसोटोप है कार्बन का। तो ये जब एमिशन करता है तो इसे जब बीटा एमिट होगा नेगेटिव एंटी न्यूट्रिनो, तो ज़हरी बात है नीचे 7 हो जाएगा और 714 क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो ये देखें कार्बन 14 नाइट्रोजन में उसकी ट्रांसमुटेशन हो गई है और ये कार्बन डेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह और भी नेगेटिव बीटा एमिटर की एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में डिके हो जाता है, कोबाल्ट निकल में डिके हो जाता है, कोबाल्ट निकल एल्यूमिनियम। मिसाल के तौर पे तीसरी एग्जांपल अगर मैं आपको मेंशन कर लूँ कि मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम इधर 12 27 जब ये नेगेटिव बीटा एमिट करेगा तो इधर 13 हो जाएगा, 13 होगा तो ये एल्यूमिनियम हो जाएगा 27 और 7 एंटी न्यूट्रिनो।
इस तरह और अगर एग्जांपल मेंशन करूं, कौन सी बता रहा था आपको मैं, निकल कोबाल्ट वाली एग्जांपल अगर मैं मेंशन करूं, कोबाल्ट 60 होता है और यहाँ 27 होता है, तो ये जो बीटा एमिट करेगा तो निकल जो है नेगेटिव बीटा एमिट करेगा तो 28 हो जाएगा और ये 60 रहेगा डेफिनेटली। तो ये बहुत ज़्यादा एग्जांपल मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं बीटा एमिटर्स की। तो बीटा एमिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो भी कौन सा बीटा एमिटर, नेगेटिव बीटा एमिटर, यानी कि यूजुअली इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव बीटा इज इलेक्ट्रॉन बाय इटसेल्फ। और पॉजिट्रॉन बीटा एमिटर भी होते हैं। डियर स्टूडेंट, पॉजिट्रॉन बीटा एमिटर की क्या स्टोरी है। पॉजिट्रॉन बीटा एमिटर ये होगा कि न्यूक्लियस के मौजूद एक प्रोटॉन फर्ज करें न्यूट्रॉन में डिके हो गया, तो जब न्यूट्रॉन में डिके हो गया तो उसके साथ जो है पॉजिटिव, ये चार्ज कंजर्व करने के लिए ये पॉजिटिव है, ये ज़ीरो चार्ज हो गया था कंजर्वेशन के लिए, +1 आ गया और साथ न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलेगा। याद रखें न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो एक्सक्यूज़ में आ सकता है, इसका ना चार्ज होता है और ना ही मैस होता है, मैस लेस और चार्ज लेस होते हैं, मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन के लिए होते हैं, एक्सक्यूज़ में आ सकता है। तो ये आपके पास, यानी कि इसमें क्या होने जा रहा है कि अगर मेरे पास एक एक्स न्यूक्लियस है, वो डिके हो जाएगा वाई में, तो जेड में एक कमी आ जाएगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल पार्टिकल बन चुका है। तो ये बात काबिल जिक्र है न्यूट्रिनो डिस्क का। तो ये आपके पास ट्रांसम्यूटेशन, इसकी एग्जांपल कोड कर दूं मैं आपको। इसकी एग्जांपल कार्बन 11 है। कार्बन 11 जब पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एमिट करेगा तो डियर स्टूडेंट आपको पता है पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एमिट करने से चार्ज में कमी आ जाएगी, ये 5 हो जाएगा और ये फिर बोरान है 5। तो ये आपके पास पॉजिटिव बीटा एमिटर की एग्जांपल मैंने आपको कोट कर दी है, और भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि किस तरह जो है बीटा एमिशन होती है, पॉजिटिव एमिशन होती है, नेगेटिव एमिशन होती है। तो यूजुअल एमिशन नेगेटिव, उसकी ज़्यादा एग्जांपल्स मैंने कोट किए हैं, फिर पॉजिटिव की भी एग्जांपल कोट कर दी है। तो याद रखें कि फ्री न्यूट्रॉन अनस्टेबल पार्टिकल है, ये भी एक्सक्यूज़ में आ सकता है, और उसकी हाफ लाइफ 700 सेकेंड है। 700 सेकेंड। फ्री न्यूट्रॉन एक अनस्टेबल पार्टिकल है, वो प्रोटॉन में डिके हो जाता है, प्रोटोटाइप बीटा डिके इसको कहते हैं। बारह, तो ये आपके पास बीटा एमिशन, अल्फा एमिशन डिस्कस हो गई, अल्फा डिके डिस्कस हो गया, बीटा एमिशन या बीटा डिके डिस्कस हो गया। अब अगली बारी जो है वो गेमा डिके की है। अब मैं गेमा डिके को डिस्कस करना चाहता हूँ, यहाँ पे कहीं गेमा डिके को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस मैं आपको शॉर्टली गेमा डिके डिस्कस कर देता हूँ। गेमा डिके में होता यह है कि जब एक पार्टिकल अल्फा एमिट करेगा, उसके बाद फिर उसने बीटा एमिट कर दिया, या किसी पार्टिकल ने जब बीटा एमिट कर दिया, तो बीटा एमिट करने के बाद वो रेडी होता है गेमा डिके के लिए। यानी कि गेमा डिके में न्यूक्लियस में ट्रांजिशन होती है, जैसे एटॉमिक ट्रांजिशन, जैसा कि एटॉमिक ट्रांजिशन भी आपको रेडिएशंस देती हैं, जैसे आप हाइड्रोजन एटम के अंदर देखते हैं, या टंगस्टन में, या दुनिया जहाँ के कोई एटम में जब ये इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर स्टेट में आता है, इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन होती है, इनर्शियल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, तो उसमें जो है रेडिएशन एमिट होती है। चूँकि वहाँ रेडिएशंस जो होती हैं वो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने की वजह से ज़्यादा जो है वो गेमा रे तक चली जाती हैं। लेकिन न्यूक्लियस जो है उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो जब ट्रांजिशन करते हैं हायर स्टेट से लोअर स्टेट, तो उसका एनर्जी गैप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होता है, तो इसलिए वो गेमा रे से हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी का फोटॉन एमिट करते हैं, जिनको हम लोग जो है गेमा रे कहते हैं। यानी कि वो न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूक्लियॉन की ट्रांजिशन होती है, यानी कि न्यूक्लियस में जब ट्रांजिशन होती है, उसमें न्यूक्लियॉन जब हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, तो उनका जो एनर्जी गैप होता है वो ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो फ्रिक्वेंसी मिलती है वो आपके पास उसी हिसाब से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, जो कि गेमा रेज की मिलती है, गेमा रेज आपको मिलती हैं। यानी कि अब मैं गेमा डिके की बात कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, गेमा डिके में होगा क्या,
गेमा डीके में ना मास नंबर चेंज होता है ना चार्ज नंबर चेंज होता है, हम उसके ऊपर एटम के ऊपर स्टेरिक बना देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ कोबाल्ट 60 जो है ये जब डिके हो जाएगा किस में, निकल में, और 28 बन जाएगा तो यहाँ पर जो है ये गामा रे एमिट करेगा। ये गामा रे का ना मैस है ना चार्ज है, मतलब है कोबाल्ट हायर स्टेट में आ गया है, बताना चाहिए। कोबाल्ट ने जब बीटा एमिट किया है नेगेटिव बीटा एंटी न्यूट्रिनो तो वो हायर स्टेट में चला गया है। ये मैं अपनी बात वापस कर रहा हूँ। यहाँ पर ये गामा डीके में आप ज़रा देखें स्टूडेंट, गामा डीके में क्या होगा, जैसे आपके पास पहले कोबाल्ट था 2760 तो इसने बीटा पार्टिकल एमिट किया और वो निकल बन गया 2860 और साथ जो है एंटी न्यूट्रिनो। अब जो निकल का एटम है ये मज़ीद हायर स्टेट में मौजूद है, ये स्टेबल स्टेट में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये जब स्टेबल स्टेट में मौजूद नहीं है तो ये फर्दर स्टेबल स्टेट में जब चला जाएगा 60 वही 28 रहते हुए अब ये गामा रेडिएशन एमिट कर देगा, गामा रेडिएशन एमिट कर देगा। तो ये बात बड़ी अहम है, काबिल ज़िक्र है कि अगर इसका मैं कहीं डायग्राम में आपको समझा दूं, ये एटम पड़ा हुआ है, कौन सा एटम पड़ा हुआ है, डेफिनेटली निकल है, निकल, तो निकल 28 60, तो ये जब लोअर स्टेट में आता है, लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो ये गैप होता है 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो इस गैप के हिसाब से वो गामा रे रेडिएशन एमिट करता है और ये फर्दर फिर एक और स्टेट में ट्रांजिशन करता है जिसका गैप है 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये एक और गामा रे एमिट करता है। यानी कि यही निकल है वही निकल था, निकल का एटम है। इससे पहले कौन सा प्रोसेस हुआ होगा, इससे पहले ये कोबाल्ट हुआ करता था। कोबाल्ट ने क्या एमिट किया, गामा रे, कोबाल्ट ने गामा रे एमिट किया और कोबाल्ट ने जब गामा रे एमिट किया तो वो निकल बना और निकल ने फिर 2 गामा पार्टिकल एमिट किए तो वो स्टेबल निकल बन गया है। ये वाला निकल जो है वो स्टेबल है और ये निकल अनस्टेबल है, थोड़ा डायग्रामेटिकली, यानी कि ये न्यूक्लियर ट्रांजिशन इन्वॉल्व है। इसमें न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स ट्रांजिशन स्टेट में हायर से लोअर स्टेट में आते हैं और वो एमिशन करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये आपके पास मैंने आपको 3 किस्म की डीकेज बता दिए, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अब इसके हिसाब से हम लोगों ने मज़ीद फर्दर डिस्कशन करनी होगी। सॉडेज लॉ और रदरफोर्ड्स के लॉज हैं उनको हमने, यानी कि ये जो रेडियोएक्टिव डीके लॉज की तरफ अब हमने मूव करना है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वो लॉज की तरफ जाएंगे कि डीके लॉज क्या हैं।